वेलकम। आज के हम इस वीडियो में चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज हम शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का ये पहला सेशन है। आज के इस पहला सेशन में हम सबसे पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है और इलेक्ट्रिसिटी में जो सारे टर्म सब आते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। फिर कूलम्ब लॉ समझेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस समझेंगे, ओम्स लॉ समझेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस समझेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझेंगे, एमीटर वोल्ट मीटर के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले ये इलेक्ट्रिसिटी है। ये इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्री प्लस सिटी, ये इलेक्ट्री एक ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रा, जिस इलेक्ट्रा का मतलब एम्बर होता है, इस एम्बर का मतलब इलेक्ट्रॉन हुआ। यानी इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है जहां, यानी इलेक्ट्रॉन का जो सिटी है, जिस सिटी में इलेक्ट्रॉन क्या सिर्फ मूव करता है वो इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का शाब्दिक अर्थ आप समझ गए होंगे। अब ये इलेक्ट्रिसिटी दो तरह का होता है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब अगर हमें कोई पूछेगा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उस इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं जहां पर चार्ज हमेशा इम्बैलेंस होता है और इम्बैलेंस होने के चलते वो चार्ज जो है बहुत लॉन्ग पीरियड तक मूव नहीं कर पाता है और तुरंत वह स्टेबल हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसमें मूवमेंट नहीं हो पाता, उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बट करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ, जहां पर चार्ज बैलेंस होता है और बैलेंस होने के चलते चार्ज का एकोमोडेशन जो है किसी सर्किट में कंटिन्यूअसली होता रहता है, तो वो जो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और क्लास 10 में हम को करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझना है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले, अब इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले इसमें क्या सब आता है। सबसे पहले है चार्ज। चार्ज का सिंबल हम क्यू देते हैं और चार्ज का हम डिफिनीशन क्या देंगे, द प्रोपर्टी ऑफ, या फंडामेंटल कहिए, द फंडामेंटल property of matter that enables the electrons to move in a circuit। किसी भी मैटर का वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी उस मैटर में, उस सर्किट में, उस कंडक्टर में, उस वायर में इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कराता है, उसको चार्ज कहते हैं। ठीक है, चार्ज का हम सिंबल क्या देते हैं, क्यू, और इसका एसआई यूनिट, क्योंकि चार्ज भी एक फिजिकल क्वांटिटी है इसलिए इसका एसआई यूनिट कूलम्ब देते हैं, कूलम्ब, जिसको हम सी से डिनोट करेंगे। क्लियर, तो चार्ज का डेफिनेशन आप समझे, चार्ज का सिंबल क्या होता है, चार्ज को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं। इसी चार्ज के बेसिस पर कूलम्ब ने अपना एक लॉ दिया था। अब हम उस लॉ को समझेंगे। कूलम्ब लॉ क्या है, देखिए। अब यहां आता है कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ, कूलम्ब लॉ कहता है कि अगर किसी भी प्लेन में दो चार्ज पार्टिकल्स है, जैसे ये देखिए चार्ज पार्टिकल्स है, ये पॉजिटिव स्फीयर है, मीन पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, और ये निगेटिव चार्ज स्फीयर है, मतलब ये निगेटिव चार्ज बॉडी है। ठीक है, आखिर दोनों के बीच
का कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा, दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस क्या है, d मीटर है। तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है। तो जब दो चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं या इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं। तो दो चार्ज बॉडी के बीच में कौन फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। जब दो चार्ज बॉडी होगा, उसके बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा वो कितना होगा, उसका नेचर क्या होगा, इसको समझाने के लिए कूलम्ब्स ने अपना लॉ दिया था। और इसका लॉ स्टेट करता है कि when two charged particles are kept at a distance of d meter of magnitudes Q1 and Q2 मीन्स इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं Q1 है और इसका Q2 है। तो दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड बिटवीन देम, दोनों के बीच applied between them is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, मतलब क्या करा, ये स्टेटमेंट है कूलम्ब्स लॉ का। जब हम कूलम्ब्स लॉ के स्टेटमेंट को देखते हैं तो लगता क्या है कि एक मिनट लाइट जलाते हैं, लगता है जो ये बहुत बड़ा है, जबकि बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम इसी को देखते हैं तो न्यूमेरिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं। देखिए इतनी जो भाषा हम लिखते हैं सीधा है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस मीन्स Q1 Q2। इसको आप Q1 Q2 लिख सकते हैं। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी F अल्फा 1 बाई क्या डी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जो अब आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर, यानी F अल्फा Q1 Q2 लिखते हैं एंड F अल्फा 1 बाय डी स्क्वायर, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब अगर हम ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो लिख सकते हैं कि ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो F अल्फा Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। अब अगर हम इसी प्रोपोर्शनली को इक्वेट करेंगे, कुछ इक्वल टू में लाएंगे तो क्या लिखा जाएगा कि F इज इक्वल टू कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म लेना पड़ेगा। और यहां कांस्टेंट टर्म क्या लेंगे K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, जहां K क्या हो गया, वेयर K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट लेंगे तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा एंड इट्स कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसका कांस्टेंट वैल्यू इज 9 × 10⁹ न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो कूलम्ब लॉ क्या कहता है कि दोनों चार्ज बॉडी के चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और सेपरेशन डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। उसी को अगर हम इक्वेट करते हैं तो फॉर्मूला क्या आता है कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, जहां Q1 पहला ऑब्जेक्ट का चार्ज हो गया, Q2 सेकेंड ऑब्जेक्ट का चार्ज हो गया, D जो है दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस मीटर में लेना चाहिए और K का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा कि 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है और इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए कूलम्ब लॉ। इसमें न्यूमेरिकल कैसे आएगा, तो न्यूमेरिकल इसका आता है कि अगर ये दो फोर्स कहेगा निकालने के लिए, दोनों ऑब्जेक्ट का चार्ज का मैग्नीट्यूड दे देगा, डिस्टेंस दे देगा, तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। यानी 1 2 3 4 इस 4 फिजिकल क्वांटिटी में कोई भी 3 क्वांटिटी दिया रहेगा तो हम चौथा कूलम्ब लॉ से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब इसके बाद क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट। अब नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसका सिंबल आई होता है और इसका हम डेफिनेशन देते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि जिस रेट से इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी वायर में फ्लो करता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मतलब क्या कि जिस रेट, क्या लिखे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब पर यूनिट टाइम में, पर सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। मान लीजिए कि 1 सेकंड में अगर 10 कूलम्ब का चार्ज फ्लो करता होगा, इट मीन्स करंट 10 एम्पियर होगा। 1 सेकंड में 5 कूलम्ब का अगर चार्ज फ्लो करेगा, इट मीन्स करंट क्या है, 5 एम्पियर होगा। तो सो I इज इक्वल टू क्या, Q बाई टी। तो Q का ऐसा यूनिट क्या लेते हैं हम, कूलम्ब। टाइम का क्या लेंगे, सेकेंड, तो ये बन जाएगा कूलम्ब पर सेकेंड और इसी को हम एम्पियर कहते हैं। इसी को शॉर्ट में हम AMP कहते हैं, कहीं पर A लिखते हैं। यानी चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब है, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड है, इसीलिए करंट का ऐसा यूनिट कूलम्ब पर सेकेंड हुआ। कूलम्ब पर सेकेंड को ही हम एम्पियर बोलते हैं, इसीलिए इनडायरेक्टली कहते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। अगर किसी सर्किट में 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट है, इसका क्या मतलब हुआ है कि 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट है, इट मीन्स 1 सेकंड में 1 कूलम्ब का चार्ज मूव करता है। तो कोई अब अगर हमको क्वेश्चन कहेगा कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, या 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब हुआ, 5 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब हुआ, 500 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब, जितना एम्पियर आप बोलिएगा उतना कूलम्ब का चार्ज 1 सेकंड में मूव करता है। तो 1 एम्पियर है, इट मीन 1 सेकंड में 1 कूलम्ब का चार्ज जब मूव करेगा तब उस सर्किट का करंट 1 एम्पियर होगा। अब जैसे यहां पर क्वेश्चन पूछेगा कोई कि डिफाइन द SI यूनिट ऑफ करंट। So since SI unit of current is 1 ampere and it is defined when 1 coulomb of charge moves in 1 second, then current is कितना, 1 एम्पियर। कोई दिक्कत समझ में आ गई? अभी जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको हम कितना, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है, इसको अगर हमें मेजर करना है तो इसके लिए हम लोग एमीटर, एक डिवाइस आता है जिस एमीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। तो एमीटर इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए इसके बाद क्या आता है।
अब इलेक्ट्रिक करंट के बाद अब जैसे आपको क्वेश्चन कहीं आ जाएगा, मान लीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेगा निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हम सिंबल एन दे दीजिए, और नेट चार्ज जो होता है, नेट चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ई डैश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। तो अब मान लीजिए किसी सर्किट में 5 कूलम का चार्ज मूव, तो नेट चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। और किसी सर्किट में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दे देगा कि मान लीजिए किसी सर्किट में 10 कूलम का चार्ज मूव कर रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, Q बाय ई डैश, जहां N का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q का मतलब हो गया चार्ज, और ई डैश का मतलब क्या हो गया, नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि किसी सर्किट में 1 कूलम का चार्ज मूव कर रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो N बराबर चार्ज कितना है 1 कूलम, और ये 1.6 इंटू 10 के पावर कितना -19 कूलम। तो इसको ऊपर भेजेंगे, 10 के पावर 19 इंटू 1 बाय 1.6। अब यहां 10 के पावर 19 है, इसको हम 18 लिख के इसको 1 0 यहां 10 बना देते हैं, और इसको हटा दीजिए ये 0। अब 16 से आप 100 को डिवाइड कीजिए, 6.25 इंटू 10 के पावर कितना 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये भी है। इसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम पीडी बोलते हैं, इसका सिंबल भी देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब हुआ, पोटेंशियल मतलब होता है पावर, बट यहां पावर का मतलब हुआ चार्ज का डिफरेंस। अगर 2 पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, यहां पर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और यहां पर कम है, यानी भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस एट द पॉइंट ए ज्यादा है पोटेंशियल डिफरेंस एट द पॉइंट बी, तो कोई भी चीज जो मूव करता है वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ। तो यहां चार्ज अगर ए का ज्यादा है तो पॉइंट ए को क्या कहेंगे, हायर पोटेंशियल, और अगर पॉइंट बी का कंसेंट्रेशन कम है चार्ज का, तो आप इसको लोअर पोटेंशियल यानी एलपी कहिएगा। अब बताइए चार्ज यहां भी कहां से कहां मूव करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव करेगा। तो आखिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज का मूवमेंट होगा ना, लेकिन अगर ये हायर पॉइंट, हायर पोटेंशियल अगर इन्फिनिटी पर चला जाए, हमको नहीं पता है, लेकिन अगर लोअर पोटेंशियल हमको पता है जहां चार्ज आ रहा है, अगर चार्ज बी पर आ रहा है तो कहीं ना कहीं से आता होगा, तो जहां से आता होगा वो हायर पोटेंशियल हो गया, और वो हायर पोटेंशियल इन्फिनिटी पर होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन हम देते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो इसमें और इसमें बेसिक अंतर यह है कि हायर पोटेंशियल जब इन्फिनिटी पर चला जाता है तो हम उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, लेकिन जब हायर पोटेंशियल इन्फिनिटी पर नहीं रह के नोन पॉइंट है, दोनों पॉइंट आपको पता है, हायर पोटेंशियल भी और लोअर पोटेंशियल भी, तो उस केस में हम ये कहेंगे कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और इसीलिए कि हम इसका डेफिनेशन देते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट नहीं करके अगर हम इन्फिनिटी यहां लगा दें
इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। बट जब हम यहां इंफिनिटी हटा देंगे, फ्रॉम वन पॉइंट टू गिवन पॉइंट कर देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो अंतर ये है। अब यहां एक क्वेश्चन आता है कि आखिर पॉजिटिव में चार्ज क्यों कैरी होता है। तो दुनिया में किसी भी चीज का जो मूवमेंट होता है वो हायर से लोअर पर होता है ना, लोअर से हायर पर तो जाता नहीं है। तो जो हायर पोटेंशियल है वहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्ट्रेंथ है चार्ज का, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज करते हैं। नेगेटिव का मतलब ये हो जाएगा कि वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर जाता है, जो कि कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि चार्ज का मूवमेंट हमेशा हायर से लोअर पर होता है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज करते हैं। तो इसको हम अगर न्यूमेरिकली लिखेंगे तो V पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल हो गया, एंड इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट इज W टू कैरी 1 यूनिट ऑफ चार्ज ना, पॉजिटिव चार्ज। तो V बराबर क्या, W बाई Q। W को ही हम क्या एनर्जी भी तो कहते हैं, इसीलिए W बराबर जब E होता है तो कहीं अगर वर्क डन पर क्वेश्चन नहीं रहेगा, एनर्जी पर क्वेश्चन रहेगा, तो आप E बाई Q भी लिख सकते हैं। अब वर्क डन और एनर्जी दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, और Q का क्या होता है, कूलम्ब। अब अगर हमें कोई पूछ देगा कि पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो क्या कहेंगे, जूल बट्टा कूलम्ब, यानी जूल पर कूलम्ब हो गया, जूल पर कूलम्ब। और ये जूल पर कूलम्ब को हम लोग वोल्ट कहते हैं, इसीलिए वोल्ट जो है वो ऐसा यूनिट ऑफ पीडी हो गया। ठीक है, तो पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस को हम कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज। अभी आप देखे थे इलेक्ट्रिक करंट को किस डिवाइस से मेजर किए थे, एमीटर से। उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक डिवाइस आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जिससे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को एमीटर से मेजर करेंगे। क्लियर हो गया ये। अब देखिए, अब इसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट आएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम आएगा। देखिए अभी तक हम देखें कि चार्ज मूव करता है यानी करंट मूव करता है। तो जब इलेक्ट्रिक सर्किट में जब करंट मूव करेगा, सर्किट क्या हुआ, तो जिस रास्ते से, जिस वायर के थ्रू जब करंट या चार्ज मूव करता है और वो पाथ जब क्लोज और कंटिन्यूअस होता है, तो उसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये ऐसे अगर हम एक पाथ बना देते हैं, ऐसे लगा दिए, ये इसमें सेल दे दिए, ये की है और ये बल्ब है और ये क्या वायर है। तो ये क्या है, देखिए ये सेल है। अगर कोई पूछेगा आपसे सबसे पहले कि सेल किसको कहते हैं, मान लीजिए, तो हम बताएंगे कि सेल का मतलब होता है कि सेल एक कौन, सेल एक डिवाइस होता है। इट इज अ डिवाइस दैट मेंटेन्स द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्वेश्चन एनसीईआरटी में कि नेम अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो क्या कहेंगे, सेल। सेल का काम होता है कि सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यानी वोल्टेज होता है उसको कांस्टेंट करके रखता है। ठीक है। अब अगर कोई कहेगा कि बैटरी किसको कहते हैं, तो जब हम कम से कम एटलीस्ट 2 सेल का जब कॉम्बिनेशन करेंगे, तो उसको हम जब कम से कम 2 सेल का जब ग्रुप हो जाएगा तो वो एक बैटरी बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 2 सेल्स
इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है, तो अब यहां पर आइए कि क्लोज और कंटिन्यूअस का क्या मतलब हुआ। ये की को हम स्विच भी कहते हैं और बीच में डॉट दे दिए तो स्विच का मतलब ये क्लोज हो गया। क्लोज मतलब ऑन, अगर ओपन कर दीजिएगा इसका मतलब ऑफ हो गया। ये सेल देते हैं, सेल में एक बड़ा लाइन है एक छोटा लाइन है। बड़ा लाइन पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटा लाइन निगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें जो चार्ज मूव करता होगा यानी करंट जो मूव करता होगा, तो करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। तो कोई अगर आपसे पूछ दे कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होता है, तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का कन्वेंशनल डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव होता है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक सर्किट का डिफिनीशन हम क्या दिए कि क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ, ये जो रास्ता है क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ जिससे इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरह का होगा, एक ओपन सर्किट एक क्लोज सर्किट। ओपन का मतलब होता है डिसकंटिन्यू, मतलब कहीं बीच से काट दिए स्विच ऑफ कर दीजिए तो वो ओपन सर्किट हो गया। स्विच ऑन है प्रॉपर कनेक्ट है तो आप उसको क्या कहेंगे, क्लोज। क्लोज का मतलब साइंस की भाषा में ऑन होता है, ओपन का मतलब ऑफ होता है। तो दो तरह का सर्किट ओपन और क्लोज। अब ये सर्किट डायग्राम से पहले अगर हमसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट का बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, क्या सब चाहिए, इसमें क्या सब हम लगाए हैं, एक सेल चाहिए, ये जो लाइनिंग देखते हैं ये वायर है, ये बल्ब है और ये की है। ये चार जो डिवाइस हैं कनेक्टिंग वायर, सेल, बल्ब और की, ये इलेक्ट्रिक सर्किट के बेसिक कंपोनेंट्स हैं, प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब सर्किट डायग्राम क्या है, तो इस सर्किट डायग्राम में हम लोग बहुत सारे सिंबल्स यूज करते हैं। जैसे देखिए ऐसे देखिएगा, इस तरह से दे देगा, इस तरह से दे देगा, कहीं ऐसे लिख दिया ए, ऐसे लिख देगा भी, ऐसे लिख देगा जी, एक इस तरह से है तो ये बल्ब हो गया, इसको ऐसे कर दीजिए तो ये रेसिस्टर हो गया, इसको ऐसे करके काट देंगे तो ये वेरिएबल रेसिस्टर हो गया। ये स्विच क्लोज है, ये स्विच ओपन है। इसका मतलब हो गया सिंपली क्या है, सर्किट डायग्राम क्या हुआ। देखिए सिंबल है किसका, ए का मतलब एमीटर जो करंट को मेजर करता है, भी का मतलब वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, जी का मतलब गैल्वेनोमीटर जो स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है, साथ साथ डायरेक्शन ऑफ करंट को भी बताता है। ये स्विच क्लोज हो गया, ये स्विच ओपन हो गया, ये कनेक्टिंग वायर हो गया, इसका मतलब क्रॉस है और बीच में अगर कहीं डॉट नहीं दिया है इसका मतलब दो वायर एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस कर रहा है बीच में, बट कहीं ज्वाइंट नहीं है। लेकिन यहां पर अगर ऐसे कर दिए तो दो वायर एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस कर रहा है और बीच में ज्वाइंट भी है। अगर बस ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक लैंप या बल्ब कहिएगा। एक से ज्यादा बार घुमा देंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, ये रेसिस्टर हो गया। ये रेसिस्टर को एरो से काट देंगे तो ये वेरिएबल रेसिस्टर हो गया, रेसिस्टेंस हो गया। दूसरा, इसमें ऐसे अगर आप लाइन खींचे तो ये सेल था और इसमें कम से कम 2 सेल बना दीजिएगा या 2 से ज्यादा सेल बना दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, बैटरी बन गया। क्लियर। तो सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक सर्किट का कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का कन्वेंशनल डायरेक्शन, ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद एक टॉपिक और आता है, लंबा हो जाएगा इसीलिए बस थोड़ा सा आज हम ओम्स लॉ को ब्रीफ कर देते हैं, फिर अगले वीडियो में अगले सेशन में फिर उसको समझाएंगे। देखिए क्योंकि लंबा वीडियो लोग देख नहीं पाते हम लोग। देखिए अब ओम्स लॉ का मतलब क्या हुआ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट होता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर the potential difference is directly proportional to the electric current।
जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब पीडी मतलब वोल्ट भी, ये आई इलेक्ट्रिक करंट का क्या, देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी जो होता है यानी पोटेंशियल डिफरेंस वो प्रोपोर्शनली होता है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, दिस इज ओम्स लॉ। और ये तब होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इसको अगर हम इक्वेट करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म लेना पड़ेगा। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या लिए, आर। अब इस आर को हम कांस्टेंट कहते हैं एंड इट इज रेसिस्टेंस होता है। इस कांस्टेंट टर्म का नाम हम रेसिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। तो फिर हम ओम्स लॉ का ये स्टेटमेंट है। फिर अगले सेशन में हम आपको समझाएंगे, इसी ओम्स लॉ से फिर स्टार्ट करेंगे, जहां से फिर उसके बाद हम लोग रेसिस्टिविटी तक समझेंगे। थैंक यू।